उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप, मेरे साथ मौजूद है अंशिका। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की, जिसे चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार में वीकेंड और चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही लोगों को जाम का सामना करना पड़ा। हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई, कहीं कहीं गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। बताया जा रहा है कि उत्तरी हरिद्वार में निर्माणाधीन फ्लाईओवर की वजह से जाम लगा रहा। हालांकि पुलिस ने डायवर्जन किया, लेकिन फिर भी यात्रियों को भारी जाम से दो चार होना पड़ रहा है। तो निर्माणाधीन हाईवे की वजह से हाल बुरे हैं। वीकेंड पर हाईवे पर बहुत ज्यादा जाम है। चारधाम यात्रा शुरू होते ही जाम की समस्या होने लगी है। लोग सुबह सुबह ही निकल पड़े हैं और हरिद्वार की प्रवेश द्वार है चारधाम यात्रा के लिए, इसीलिए भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिल रही है। पुलकित शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पुलकित, जाम की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई है? देखिए, NH-58 जब बनकर तैयार हुआ था तो ये माना जा रहा था कि हरिद्वार में अब जाम की समस्या से जो है निजात मिल जाएगी, लेकिन 2 साल से NH-58 का पूरी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी भी जाम से निजात नहीं मिल पाई है। अब भी वीकेंड पर या कुछ ऐसे प्रमुख गंगा स्नानों पर जब ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव रहता है तो हरिद्वार में जो है जाम की स्थिति जस की तस बनी रहती है। जाम का जो एक बड़ा कारण इन दिनों बना हुआ है, हाईवे पूरी तरह से ठीक सुचारू ढंग से जो है चल रहा है, लेकिन हरिद्वार को जब इधर से जाकर जब क्रॉस करते हैं तो उत्तरी हरिद्वार में एक हाईवे पर निर्माणाधीन एक फ्लाईओवर है जो कि तब नहीं बन पाया था और अब उस पर फिर से काम चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि साल के अंत तक वो तैयार होगा, लेकिन अभी क्योंकि जो फ्लाईओवर है वो निर्माणाधीन है तो उसकी वजह से एक बोटल नेक की स्थिति बन जाती है और पूरे क्षेत्र में जो है जाम बन जाता है। क्योंकि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का द्वार कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां से भी श्रद्धालु पूरे देश भर से, दुनिया से जहां से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आते हैं वो सबसे पहले उत्तराखंड में हरिद्वार से ही प्रवेश करते हैं और ज्यादातर लोग जो है, बहुतायत में जो लोग हैं वो हरिद्वार से ही अपनी चारधाम यात्रा का शुभारंभ करते हैं। तो इसलिए हरिद्वार के जो हाईवे हैं, यहाँ के जो रास्ते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा दबाव बन जाता है। वीकेंड पर ये स्थिति और भी ज्यादा विकराल हो जाती है क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो है छुट्टी रही है। लेकिन पुलकित, इससे पहले पार्किंग भी बनाई गई थी, इसके अलावा और भी ज्यादा व्यवस्थाएं की गई थी ताकि जाम से निजात पाई जा सके। क्या पहले की तरह इस बार भी वो सारे प्लान प्रशासन के फेल नजर आ रहे हैं? जी, जाहिर तौर पर पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। हरिद्वार में कई जो है स्थायी पार्किंग है जो सभी स्नान पर्वों पर, मेलों पर, वीकेंड में जो है उनका इस्तेमाल होता है और बड़ी संख्या में जो यात्री है, जो वाहन है वो वहाँ पर जाकर पार्क किए जाते हैं। उसके अलावा सभी स्नान पर्वों पर अस्थायी पार्किंग भी बनाई जाती है। लेकिन जो मुख्य समस्या इस वक्त बनी हुई है वो यहाँ से रास्ते को पार करने की बनी हुई है, पार्किंग की नहीं बनी हुई है, क्योंकि जो बोटल नेक की स्थिति फ्लाईओवर पर बन रही है वो हाईवे पर बन रही है और उसी की वजह से जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, उनको डायवर्जन प्लान लागू करने पड़ते हैं। इधर से ऋषिकेश, देहरादून जाने वाले जितने भी वाहन हैं वो रेंग रेंग कर चलते हैं। काफी घंटों में उन्हें हरिद्वार से क्रॉस होकर बिल्कुल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुलकित, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे सरोवर नगरी नैनीताल की, जहां अवैध होटल और गेस्ट हाउस पर्यटकों को जमकर लूट रहे हैं। हालात तो ये हैं कि अवैध होटल वाले 1000 के कमरे को 6 से 8000 तक में दे रहे हैं, जिससे सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो वहीं रजिस्टर्ड होटल वालों ने अवैध होटलों पर कार्रवाई की मांग की है। नैनीताल में सिर्फ 270 रजिस्टर्ड होटल हैं और 80 होम स्टे हैं, लेकिन इसके बाद भी 500 के करीब होटल नैनीताल में चल रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, होटल्स जो कि कम कीमत पे पहले मिला करते थे, यहाँ पे उनके जो पैसे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में एक तरह से लूट की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, एक बड़े तौर पर यहाँ पर लूट की जा रही है उन लोगों के साथ में जो कि चारधाम यात्रा के लिए वहां पर पहुंचते हैं या फिर खूबसूरत नजारा देखने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में अब ये जो खबर सामने आई है, इसको लेकर किसी तरह का कोई एक्शन आप प्रशासन की तरफ से देख पा रहे हैं?
देखिए, जैसे ही पर्यटन सीजन नैनीताल में शुरू होता है तो ये होटल कारोबारी जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और पूरी तरीके से जो 1000 का होटल है वो कम से कम पर्यटकों को 5 से 7,000 रुपए तक का बेचा जाता है। आमतौर पर ये सारे अवैध हैं। राजस्व का चूना सरकार को ये लगा रहे हैं। और वैसे रजिस्टर्ड होटल की बात करें तो लगभग 270 करीब रजिस्टर्ड होटल हैं और 80 गेस्ट हाउस जो होम स्टे हैं वो नैनीताल में हैं। लेकिन बावजूद इसके ये कारोबार फल फूल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने इन पर कार्रवाई की अनुमति आदेश जारी किए हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी इन पर आज तक कार्रवाई नहीं होती है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये कारोबार चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी हैं या तमाम जो लोग हैं जो सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले पर है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया होगा कि टूरिस्ट सीजन इस वक्त चल रहा है और ईद के बाद का माहौल है, तो टूरिस्ट खास तौर पर नैनीताल या फिर आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर पहुंच रहा है। और जो ये होटल हैं चाहे वो रजिस्टर्ड हैं अनरजिस्टर्ड हैं, उन पर यह कारोबार हो रहा है। क्योंकि अगर बात करी जाए तो 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है अजय रावत बनाम केंद्र सरकार का, उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि जो नैनीताल है उसमें निर्माण करने की अनुमति नहीं होगी, जो व्यावसायिक निर्माण होगा वो नैनीताल में नहीं हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके जो अधिकारी हैं उन्होंने पूरे नियमों को बदलने के लिए या हाईकोर्ट के ऑर्डर को बाईपास करने के लिए जो होम स्टे का कॉन्सेप्ट लेके आई या फिर गेस्ट हाउस का जो कॉन्सेप्ट लेके आई, लेकिन प्रतिबंध होने के बावजूद भी इस तरह से शहर में कई होटल्स या फिर जो होम स्टे हैं वो तैयार कर दिए गए। तो ये कहा जा सकता है तो इसका नुकसान राज्य सरकार को और जो राजस्व विभाग है उसको खास तौर पर हो रहा है। जो कार्रवाई है वो आज तक अमल में नहीं ली जा रही है। हालांकि डीएम नैनीताल ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, बावजूद इसके पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, पर्यटक यहाँ आके लूट रहा है। अवैध होटल्स हैं उनकी पहचान कैसे की जाएगी वीरेंद्र? होटल्स की संख्या जो रजिस्टर्ड होटल्स हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन बावजूद इसके 500 होटल्स अगर चल रहे हैं तो अवैध होटल्स की पहचान कैसे की जाएगी? देखिए, अगर अवैध और अवैध होटलों की बात करी जाए तो जो पर्यटन विभाग या सरकार में रजिस्टर्ड हैं वो मात्र 270 ही होटल हैं और बावजूद इसके कम से कम 600 से 700 होटल चल रहे हैं। और खास बात एक यह है कि इस दौरान जो कई लोग हैं वो अपने कमरों को भी खाली करवा देते हैं और उनमें टूरिस्टों को रुकवाते हैं। उसका एक भारी मोटा पैसा वो टूरिस्ट से वसूलते हैं और जो राजस्व सरकार तक नहीं पहुंचता है। तो ये कहा जा सकता है जो 270 के बाद बाकी जो होटल हैं उनके लिए जो अनुमति लेनी होती है, तमाम विभागों से एनओसी लेनी होती है, वो नहीं ली गई है। तो वो होटल्स भी लगातार नैनीताल में रन कर रहे हैं। यहाँ पर तो दोहरी लूट की जा रही है, एक तो वो लोगों से जो कि पहुंच रहे हैं नैनीताल, दूसरा सरकार के राजस्व को भी यहाँ पर एक तरह से चूना लगाने की कोशिश की जा रही। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जोशीमठ में भूधसाव प्रभावित क्षेत्रों में आपदा के बाद में जरूरतों के आकलन को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पीडीएनए यानी कि पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट की 15 सदस्यीय टीम पहुंची और पीडीएनए की टीम द्वारा जिला प्रशासन के साथ में मिलकर 26 अप्रैल तक जोशीमठ में मौजूदा स्थिति का सर्वेक्षण भी किया जाएगा, जिसके बाद जोशीमठ क्षेत्र में आवास पुनर्वास, सार्वजनिक भवन, नागरिक सुविधाओं, पेयजल, सफाई को लेकर प्लान तैयार करने में सहयोग दिया जाएगा। पुनर्निर्माण के प्लान में सहयोग मिलेगा और ऐसे में भूधसाव प्रभावित एरिया का सर्वे किया जाएगा कि आखिर कहां पर कितना नुकसान हुआ है। पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट की जो टीम है वो यहां पर पहुंचेगी। जोशीमठ के हालात को लेकर कई बार केंद्र स्तर पर भी मीटिंग हो चुकी है और कई बार बड़े बड़े विभागों ने भी इसमें दखलंदाजी की है और इसके साथ ही रिपोर्ट भेजे गए हैं। बावजूद इसके अभी कोई सुधार देखने को नहीं मिला है, इसीलिए अब पीडीएमए भी इसमें योगदान देगा। नितिन सेमवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जोशीमठ में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन पीडीएमए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? जी बिल्कुल, अगर हम जोशीमठ के हालात की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार इस पूरे नगर को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है और पीडीएमए की जो 15 सदस्यीय जो टीम जोशीमठ पहुंची है वो अब जोशीमठ में जो सरकार आने वाले समय में जो पैसा खर्च करेगी, जो बजट खर्च करेगी, जो पैकेज बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा
उसको किस तरीके से खर्च किया जाएगा, किस तरीके की प्लानिंग होगी, सार्वजनिक भवन किस तरीके के बनाए जाएंगे, पर्यटन भवन किस तरीके के बनाए जाएंगे। इसके अलावा सबसे छोटी छोटी चीजें भी इसमें ध्यान में रखी गई है। सफाई की व्यवस्था से लेकर सार्वजनिक रास्ते पुनर्निर्माण किस तरीके से होंगे, ये टीम सर्वे करके बताएगी। क्योंकि जोशीमठ के हालात हर दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और धसाव हो रहा है। कुछ नए इलाकों में भी हमने देखा कि धसाव की स्थिति थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी गंभीर है और अब जो भविष्य में जो प्लान तैयार किए जाएंगे वो पीडीएमए की जो टीम है उसके द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी 4 दिनों के बाद, तो उस पर निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं सरकारें बहुत ज्यादा गंभीर हैं और जिस तरीके से लगातार इससे पहले भी 8 से 9 एजेंसियों ने यहाँ पे सर्वे रिपोर्ट अपनी तैयार करके केंद्र और राज्य सरकार को सौंपा है। हालांकि वो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि जब ये सर्वे भी पूरा होगा तो कहीं ना कहीं जोशीमठ के ट्रीटमेंट को लेकर सरकारें बहुत बड़ा फैसला करेगी। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन सेमवाल आपका। और अब देखिए सर्वे का काम शुरू हो गया है तो जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर में हिमस्खलन के चलते पिंडारी में फंसे पर्यटक 0 पॉइंट से द्वाली पहुंच गए हैं। उन्हें एसडीआरएफ, मेडिकल और राजस्व विभाग की टीम लेकर आई है। सभी ट्रैकर्स ने कल रात द्वाली में विश्राम किया और आज दल खाली तक पैदल आएगा और फिर उसके बाद में गाड़ी में बैठकर सीधे रानीखेत पहुंचेगा। ग्लेशियरों की साहसिक यात्रा पर निकले 13 अमेरिकी समेत 14 पर्यटकों का दल हिमस्खलन के कारण में पिंडारी में फंस गया था और बाद में वह खुद ही सुरक्षित स्थान 0 पॉइंट पहुंच गया था। और हरिद्वार में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता को पुलिस ने उलझना काफी ज्यादा भारी पड़ गया। भारी ट्रैफिक जाम के बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता रोहन सहगल ने हूटर बजाते हुए अपनी कार बनवे में घुसा दी, जिसके बाद में पुलिस ने उसे रोका तो वह पुलिस से ही भिड़ गया। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी ने पुलिसकर्मियों का मोबाइल फोन तक छीनने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने जब रोहन सहगल से हूटर बजाने के बारे में पूछा तो भाजयुमो नेता ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता हूटर बजाकर ही चलता है। रोहन सहगल के जवाब से तिलमिलाए दारोगा ने उसे खूब फटकार लगाई। हालांकि पुलिस ने भाजयुमो नेता का चालान नहीं काटा। घटना का वीडियो सामने आया है। हूटर क्यों लगा रखा गाड़ी में? अलाउड है? तुम्हें हूटर लगा? बताओ। हूटर भी जाते हुए आए? नहीं अलाउड है? नहीं अलाउड नहीं। परमिशन दिखाइए, परमिशन दिखाइए। नहीं उतरवाते राजीव जी, आइए गाड़ी भी सीज करिए। मेरी परिवार साथ में है और फिर मैं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगा। क्या काम करोगे तुम अपना? मैं कुछ नहीं काम करूँगा। क्या करोगे अपना? बिल्कुल कुछ काम नहीं करूँगा। यार वीडियो बना दो, वीडियो बना, ऑन करो। ये क्या तरीके हैं, तौर तरीके हैं? गलत अपने आप चल रहे हो। हूटर तुमने लगा रखा, बदतमीजी यहाँ फोर्स से तुम लोग कर रहे हो। देखिए हूटर लगाना हमारी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता लगाते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हूटर उतारना है कर लीजिए, पर यहाँ पे आप जनता के नुमाइंदों से बदतमीजी करेंगे वो मैं कर रहा हूँ। बदतमीजी बिल्कुल इन लोगों से तुम कर रहे हो। देखिए कहा बदतमीजी, आप मुझे बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझसे बदतमीजी करी। इन्होंने बदतमीजी रोका गया है? बस तुम्हें रोका गया है? वो तो सबको रोक रहे हैं, किस कारण से रोक रहे हैं? प्रदेश के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शनिवार को रामनगर पहुंचे। कोश्यारी ने एक बार फिर कहा कि वो अब सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि वह राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर इसलिए आए हैं कि वह लोगों को रिवर्स पलायन के लिए प्रेरित कर सके। इसलिए मैंने कहा कि भाई सबसे पहले रिवर्स पलायन अपने 2 साल के राज्यपाल गिरी छोड़ करके भगत सिंह को जारी जाएगा। मैं अपने गांव चले गया। तो एक प्रकार से आज मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं, मज़ारों के मुद्दे अब सरकार को एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आखिर कौन दे रहा है सरकार को ये चुनौती, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार जंगलों और सरकारी जमीनों पर 1000 से ज्यादा ऐसी अवैध मज़ारें होने का दावा कर रही है। साथ ही एक एक कर इन्हें तोड़ने का अभियान भी जारी है। ऐसे में मुस्लिम धर्मगुरु अब सरकार को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं और साफ साफ मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को
निशाना बनाने की बात करते हुए कानूनी लड़ाई की चुनौती दे रहे हैं। इनको हटाने की बात जहाँ तक है तो ये आज की चीज नहीं है, सदियों से चली आ रही है, परंपरा है, पुराने स्थान है। और सुनने में आया है कि सीएम साहब ने निर्देश दिया है कि नोटिस जारी करें। अब नोटिस का आएगा तो उसको देखा जाएगा, उसका कानूनी तरीके से जवाब दिया जाएगा अपने अधिवक्ताओं से राय लेकर। मुस्लिम धर्मगुरुओं की इस चुनौती के बीच कांग्रेस ने भी मजार के मुद्दे को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला करार देते हुए सरकार पर हमला बोला है। जो आर्थिक समस्याएं इस समय लोगों की है, बेरोजगारी है, महंगाई है, चरम सीमाएं पार कर चुकी है, विकास ठप पड़ा हुआ है, आर्थिक सामाजिक न्यायिक ढांचे ध्वस्त हो चुके हैं, उस पे उनको गौर फरमाना चाहिए। उनको जैसी लगता है कि मुद्दे उन पे हावी होने लगते हैं तो तुरंत ये हिंदू मुस्लिम वाला खेल खेल के भारतीय जनता पार्टी के कार्य करती है। दरअसल सीएम धामी ने मजारों को हटाने का फरमान सुनाया है, जिसके बाद माहौल गरमाया हुआ है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की चुनौती से माहौल और गरमाना तय है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शनिवार से चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। शनिवार को गंगोत्री धाम के कपाट शुभ मुहूर्त पर दोपहर 12:35 पर खुल चुके हैं। आम श्रद्धालु के लिए मंदिर के कपाट खोले गए हैं, तो वहीं इस दौरान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना भी की और सफल सुरक्षित चारधाम यात्रा की मां गंगा से कामना की। तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गंगा आरती की तस्वीर, जब मुख्यमंत्री गंगा आरती करने के लिए पहुंचे थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ऐसे में जब कपाट खुले तो खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे और पूजा अर्चना भी की। इसके अलावा सफल सुरक्षित यात्रा को लेकर मां गंगा से कामना भी की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर शनिवार को यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खोले गए। इससे पहले खरसाली से मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए सुबह करीब 9:15 पर शनिदेव की डोली के साथ रवाना हुई और मां यमुना की डोली यमुना मंदिर और साथ ही श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। और इसके अलावा मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में अक्षय तृतीया को सुबह यमुना मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहे। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की शुरुआत जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से हो गई है। त्रिमुंडिया मेले के साथ ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की परंपरा शुरू हो गई। इस मेले का भव्य आयोजन जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में किया गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। त्रिमुंडिया वीर देवता को लगभग 100 किलो चावल और गुड़ से भोग लगाया गया। त्रिमुंडिया वीर को मां दुर्गा का प्रधान अंगरक्षक माना जाता है। चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन में अव्यवस्था की शिकायत आने पर हरिद्वार के डीएम ने रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। जिला पर्यटन कार्यालय परिसर में बने रजिस्ट्रेशन सेंटर पर यात्रियों से बात कर फीडबैक लिया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सरकार ने यात्रा में सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म कर दिया है, जिसके बाद में रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर स्लॉट की व्यवस्था भी अब खत्म हो गई है। अब सभी यात्री हरिद्वार के रजिस्ट्रेशन सेंटर पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कल शाम को ये निर्णय हो गया है कि अब कोई नंबर्स का जो प्रतिबंध था वो समाप्त हो गया है। अब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आज आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत सुचारू ढंग से व्यवस्था चल रही है। 6 काउंटर्स हमारे लगे हुए हैं। आज हमने कहा है कि आवश्यकता अनुसार 2 काउंटर और एक्स्ट्रा यहाँ लगा दिए जाएं। पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और अभी सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन चलने हैं। अल्मोड़ा नगर में आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। आवारा कुत्तों पर महीने में 100 से ज्यादा लोगों को काटना और हमला करने के मामले भी सामने आए, लेकिन नगर पालिका के पास में आतंक के इस अंत का कोई भी प्लान नहीं है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट।
अल्मोड़ा की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही शहर में आवारा कुत्तों का आतंक भी बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुत्ते राह चलते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के पास इसका इलाज नहीं है। भी कुत्तों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और कुत्ते काट रहे हैं। ये सबसे अधिक चिंता की बात है कि बाइकों के पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं और रास्ते में बच्चों को काट दे रहे हैं, तो ये वास्तव में चिंता की बात है। लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कुत्तों के आतंक से सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे प्रभावित हैं। स्कूल आते जाते वक्त कुत्ते बच्चों पर हमला कर देते हैं। वहीं लोगों ने कुत्तों की नसबंदी की मांग की है। में जो वर्तमान की परिस्थिति है उसमें आवारा कुत्तों का आतंक, बहुत झुंड के रूप में कुत्ते रह रहे हैं। कई लोगों को काट चुके हैं। लोगों को अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन भी कई बार देखने में आता है कि रेबीज के इंजेक्शन भी कम पड़ जाते हैं। इन परिस्थिति में नगर पालिका प्रशासन को तत्काल प्रभाव से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और जिला अल्मोड़ा में कुत्तों और बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा अगर समय रहते कोई समाधान नहीं निकाला गया तो परेशानी बढ़ते देर नहीं लगेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।